तो पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देख लिए थे। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या क्या बेसिक चीजें हम लोगों को याद रखना है, वो सारा चीज तो देख लिए थे। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है एंजाइम्स। ठीक है, तो साथ में हम लोग नोट्स बनाते जाएंगे, कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंजाइम्स है क्या। ठीक है, एंजाइम्स है क्या। तो चलिए टॉपिक लिखिए एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम क्या है, देखिए कैटलिस्ट क्या होता है पहले ये समझिए। कैटलिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाते हैं। हमारे बॉडी में लाखों कई हजार केमिकल रिएक्शन एक साथ चल रहा है और हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैटलिस्ट काम करता है वो है, और वो हर स्टेप में केमिकल रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो उसी केमिकल्स को जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन को बहुत स्मूथली चला रहा है, समझ पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर चलने वाला केमिकल रिएक्शन को आसानी से चला रहा है। अब क्या होता है कि जो हम लोग कोई भी रिएक्शन को बाहर में कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, तो किसी को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, तब केमिकल रिएक्शन होता है, तब रिएक्ट करता है एक दूसरे से। समझ पा रहे हैं, तो हमारा बॉडी में एक तो टेम्परेचर फिक्स है, बहुत ज्यादा हीट तो नहीं हो सकता है, तो कम हीट पे केमिकल रिएक्शन चलता रहे, और इसके लिए जरूरत पड़ता है एंजाइम का। किसका जरूरत पड़ता है, एंजाइम का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे एक ग्राफ के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं। इसको देखिएगा एनसीईआरटी में, ये ग्राफ देखिए, यहां पे एक ग्राफ में दिखाया गया, ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है प्रोडक्ट। ये एक्सिस बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी और ये बता रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ एस दिखा रहा है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बोलते हैं वो केमिकल जिसपे मतलब जिसका रिएक्शन होने वाला है और उससे प्रोडक्ट बनने वाला है, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, ये केमिकल टूट करके या कुछ भी चेंजेस होकर के इस केमिकल से आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, अगर विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम के मदद से इस सबस्ट्रेट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो एनर्जी पहले यहां तक था, इस एनर्जी को इतना बढ़ाना पड़ता है, और जब इसका एनर्जी इतना बढ़ता है तब ये चला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे ये सबस्ट्रेट टूट सकता है या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर सकता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकता है। समझ पा रहे हैं, तो ये एनर्जी देखो कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, और इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो सबस्ट्रेट को दीजिए और वो सबस्ट्रेट रिएक्ट करना शुरू करे और टूट करके प्रोडक्ट बना दे। समझ पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर यही हम एंजाइम यूज कर दें इसमें, इस केमिकल रिएक्शन यानी इस सबस्ट्रेट को तोड़ करके प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हम एंजाइम यूज कर दें, तो जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये जो इतना था मान लो 100 जूल, वो घट करके इतना रह जाएगा 25 जूल के बराबर। अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी अगर इसका कम हो जाएगा तब ये सबस्ट्रेट बहुत तेजी से रिएक्ट करने लगेगा, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तुरंत टूट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। तो एंजाइम तो सबसे पहला ये काम कर रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है सबस्ट्रेट का, जो एनर्जी मिलने के बाद वो टूट करके प्रोडक्ट बनता है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाता है, वो एनर्जी को कम कर देता है एंजाइम, जिसके कारण एंजाइम के कारण जो स्पीड है रिएक्शन का, मतलब प्रोडक्ट बनाने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। वो क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बेसिकली एंजाइम के बारे में समझ चुके हैं, तो एंजाइम के बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि 2024 में जो भी क्वेश्चन आया है नीट में, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से उठ करके आया है, और एक भी क्वेश्चन, ये मेरा 3 चैप्टर का जो क्वेश्चन है, वो 3 चैप्टर का जो एक क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिएगा ऑलमोस्ट, एंजाइम में लिखिएगा ऑलमोस्ट
all enzymes are proteins। लगभग सभी एंजाइम जो भी है वो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन नेचर का है। लगभग 100% नहीं। कुछ एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है? केमिकल नेचर के बेसिस पे देखें तो प्रोटीन नहीं है, वो न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जिसमें एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेसिस रहता है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब रहता है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला क्या लिखे कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एनसीईआरटी का पहला सेंटेंस वही है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। और कुछ न्यूक्लिक एसिड भी है जो एंजाइम के जैसा बिहेव करता है। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। क्या कहलाता है? राइबोजाइम्स कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा सम एंजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड इन नेचर में वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर कॉल्ड, और वैसे एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम में आपको ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको दे देगा ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, या फिर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन नेचर का है, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड नेचर का है, जैसे एग्जांपल में राइबोजाइम। क्लियर है यहां तक? ओके। अब यहां पे एक चीज और समझना है। लिखते हैं एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। ध्यान सुनिएगा, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। जैसे कुछ एंजाइम जो होगा प्रोटीन का बना, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है तो अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा उसमें। अब कुछ एंजाइम जो होगा वो प्रोटीन के ही जैसा होगा, लेकिन उसमें सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर हम लोग 4 देखे थे ना, उसमें से। ठीक है, बोलता है व्हेन यू लुक एट अ टर्सरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन folds upon itself and chain crisscrosses itself and hence many services or pockets are made। कहता है कि जब आप कोई एंजाइम को देखेंगे जो प्रोटीन नेचर का है, तो उसका चेन एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा फॉल्ट्स बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? फॉल्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा वो एक दूसरे के ऊपर लपेटा हुआ है। समझ पा रहे हैं? और इसके कारण इस चेन में कहीं कहीं पे ना गड्ढा जैसा चीज बन गया है, सर्विसेज बन गया है। क्या बन गया है? सर्विसेज। समझ पा रहे हैं? क्या बन गया ये? इसको सर्विसेज बोल देंगे। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? ये भी एक सर्विसेज है, या फिर इसको और क्या आप बोल सकते हैं? पॉकेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉकेट। और यही सब जो है वो एक्टिव साइट है। यही सब क्या है? एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम जो है वो कौन है? आर पॉकेट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, वो जो पॉकेट एंजाइम में बना हुआ है, सर्विसेज जो बना हुआ है, वही उसका एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट वहीं पे जाकर के जुड़ेगा।
जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा एंजाइम, जिसके साथ भी जुड़ेगा, तो वो सबस्ट्रेट एंजाइम में यही साइड पे आकर के जुड़ेगा। ये जो गड्ढा जैसा चीज बना हुआ है, ये सब समझ पा रहे हैं, और ये एक्टिव साइट कहला रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक्टिव साइट आपको एंजाइम में दिखेगा कब? जब एंजाइम टर्सरी नेचर में होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टर्सरी प्रोटीन के जैसा होगा। ठीक है, लिखिएगा कि व्हेन एंजाइम आर इन tertiary structure, then many services, जिसको पॉकेट बोलते हैं, are formed ठीक है, जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर में रहेगा, जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर में रहेगा तो एंजाइम में बहुत सारा पॉकेट और सर्विसेज के जैसा शेप बनेगा, और वही इसका एक्टिव साइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव साइट कहलाएगा। उसी एक्टिव साइट के कारण ये किसी सबस्ट्रेट पे वर्क कर सकेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है। देखिए फिर लिखता है कि हाई टेम्परेचर पे जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो वर्क इफिशिएंटली। जो हाई टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है, जो नॉर्मली हम लोग कैटलिस्ट केमिकल में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से काम करता है, केमिकल रिएक्शन बढ़ा देता है। लेकिन एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे अगर कोई एंजाइम को वर्क कराओगे या फिर ले जाओगे तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो थर्मल वेंट्स में पाया जाता है, मतलब ऐसा जगह पाया जाता है जहां पे गर्म पानी निकलते रहता है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 80 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहां पे जो बैक्टीरिया होता है उसमें कुछ ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो 90 डिग्री सेल्सियस पे भी वर्क करता है। समझ पा रहे हैं? तो हम लोगों को अब यहाँ पे 3 चीजें समझना है। पहला तो लिखिएगा एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स गेट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। लेकिन लो टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, रूम टेम्परेचर से कम कर दें, 5 डिग्री सेल्सियस ले जाएं, 0 डिग्री सेल्सियस ले जाएं, तो फिर क्या होगा? एंजाइम डीएक्टिव हो जाएगा। खराब नहीं होगा, डीएक्टिव हो जाएगा। उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर लाइएगा तो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर एंजाइम को 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाइएगा तो एंजाइम खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप उसको फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइएगा तो वो काम नहीं करेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो एट लो टेम्परेचर, एट लो, अब ये हाई टेम्परेचर में कितना? 40 डिग्री सेल्सियस से अबव, 40 डिग्री सेल्सियस से अबव। एट लो टेम्परेचर एंजाइम्स गेट डीएक्टिव। लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां पे नोट में एक चीज लिखिएगा, नोट में, ठीक है, कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट works more efficiently at high temperature। लेकिन इनऑर्गेनिक में जो कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है, वो
हाई टेम्परेचर पे और अच्छे से काम करता है, जबकि एंजाइम जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पहला बात तो ये समझिए। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा रहा है, स्पीड कर रहा है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इसलिए इसको बायोकैटलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोकैटलिस्ट बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? और तीसरा नंबर में ये समझिए, थर्ड नंबर में ये समझना है कि कुछ एंजाइम जो किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में। वैसे बैक्टीरिया जो थर्मल वेंट या हाई टेम्परेचर वाले रीजन में रहता है, या हॉट वेंट बोल सकते हैं, या सल्फर स्प्रिंग बोल सकते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी लिखता है, हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, एग्जांपल के लिए हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालाइटिक पावर। वो नॉर्मल भी रहता है, और कैटालिस्ट जो कैटालाइटिक पावर है, जो रिएक्शन चलाने का एबिलिटी है, वो भी बचा रहता है इवन एट हाई टेम्परेचर। और वो भी कितना टेम्परेचर? अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। थर्मल स्टेबिलिटी इज थस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। यानी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम मिलता है वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छे से काम करता है, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी काम करता है। ये आपको जानना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर में लिखिएगा, द एंजाइम्स present in thermophilic organism remains active at 90 डिग्री सेल्सियस। यानी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम मिलता है, वो एंजाइम जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्टिव रहता है, काम करता है। और ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां मिलता है? हॉट इवेंट्स में मिलता है, सल्फर स्प्रिंग में मिलता है। ठीक है ना, ये सब जगह पे। क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हैं? लिख लिए? चलिए अब टॉपिक लिखिएगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो एनसीईआरटी जिस तरीके से बहुत अच्छे वे में समझाता है, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले ये फिजिकल प्रोसेस की बात किया। तो फिजिकल प्रोसेस उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का सिर्फ शेप चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? जबकि उसका कोई बॉन्ड्स ब्रेक ना करे। ठीक है, जैसे आइस को अगर मेल्ट करके वाटर बना दें, आइस को अगर मेल्ट करके क्या करें? वाटर बना दें, तो मान लो कि ये बर्फ है, आइस है, और इसको वाटर बनाएंगे तो जिस भी वेसल में रखेंगे उसमें आ जाएगा, शेप इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें भी फॉर्मूला अगर देखो, केमिकल फॉर्मूला, इसका भी H2O होगा और इसका भी H2O ही होगा। अगर बॉन्ड की बात करें तो आइस में भी बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच इस तरह का होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच इस तरह का होगा। मतलब बॉन्ड में कोई ब्रेकिंग नहीं हुआ, बॉन्ड कोई टूटा नहीं, सिर्फ उसका फिजिकल नेचर बदल गया। सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर से वो सॉलिड बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हम लोग टॉपिक जो समझेंगे, फिजिकल प्रोसेस। लिखिएगा, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस। अब किसको बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस? ठीक है, अ प्रोसेस in which
a process in which shape of material get changed but bonds are unaffected बॉन्ड्स में कोई चेंजेस या कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि उसका जो शेप है वो सब चेंज हो जाता है, फिजिकल नेचर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का मेल्ट होना, पिघलना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या ये फिजिकल प्रोसेस का ये एक एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल इसी से रिलेटेड, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप बन करके उड़ना, यह भी एक फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, जब बॉन्ड्स टूटेगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तब हम समझेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में when bonds are broken and new bonds are formed during transformation is called chemical reaction। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होता है। देखिए यहां पे हाइड्रोक्साइड यानी OH ग्रुप जो है वो बेरियम से रिएक्ट किया हुआ है और सल्फेट ग्रुप जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो बन जाता है BaSO4 प्लस H2। ठीक है, तो यहां पे जो सल्फेट ग्रुप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था वो बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड आकर के किसके साथ बना लेता है इस रिएक्शन में, बेरियम के साथ। समझ पा रहे हैं, तो यहां पे बॉन्ड टूट रहा है और बेरियम के साथ नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट में या सबस्ट्रेट में पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हम समझेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और क्लास 10 की अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे अच्छे से समझे होंगे कि जो प्रोडक्ट का जो नेचर होगा वो रिएक्टेंट के नेचर से अलग होगा। मतलब यहाँ का इसका जो नेचर होगा वो पहले जो बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड था उसके नेचर से ये अलग होगा। ठीक है, चलिए अब और एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पे जो दिया है तो उस एग्जाम्पल की देखिए, एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि स्टार्च जो है वो करोड़ों ग्लूकोज का एक चेन है, लाखों करोड़ों ग्लूकोज एक साथ एक लंबा चेन में जुड़ा हुआ है और इस तरह का बहुत सारा चेन है, तब जाकर के स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। और उस चेन से ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के अलग करना, समझ पा रहे हैं, ये जो रिएक्शन है जिसके थ्रू वो टूट टूट करके अलग हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ये एक एंजाइम के मदद से होता है।
अगर हमारे बॉडी में जिसका डाइजेशन हो रहा है तो एमाइलेज, कौन सा एंजाइम जो लार में पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, वह स्टार्च का ही तो डाइजेशन करता है। और क्या कर रहा है? हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तोड़ रहा है, पानी दे दे करके उसको तोड़ रहा है। समझ पा रहे हैं? हाइड्रो जो वर्ड है उसका मतलब ही है वाटर, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। समझ पा रहे हैं? तो लिखिएगा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च into glucose is an organic chemical reaction। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इसमें लिख सकते हैं। लिख लिए। चलिए हम लोग यहां पे ये समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें से कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई एक रिएक्टेंट है, कोई मटेरियल है, सबस्ट्रेट है और उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो पर यूनिट टाइम में कि एक सेकंड में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, एक सेकंड में 10 प्रोडक्ट बन रहा है, 20 प्रोडक्ट बन रहा है, 100। तो हम लोग अगर मान लो 100 प्रोडक्ट एक सेकंड में बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे 100 प्रोडक्ट पर सेकंड, इसका स्पीड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, अगर उसका रेट की बात करें तो ये बात करेंगे कि एक सेकंड में कितना प्रोडक्ट वो तैयार कर रहा है या कितना प्रोडक्ट उससे बन रहा है, ठीक है। तो टॉपिक लिखिएगा रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इट रेफर्स टू द amount of product formed per unit टाइम। यानी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो जैसे भी बन रहा है, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस जिसके भी थ्रू बन रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है वही उसका रेट ऑफ प्रोसेस कहलाएगा। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो भी बोलिएगा वो कहलाएगा, ठीक है। इसको दिखाएंगे कैसे? तो कोई भी रिएक्शन का अगर रेट निकालना है तो चेंज इन प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन, इससे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट चेंज हुआ वो 500 नया प्रोडक्ट बन गया, लेकिन टाइम कितना लिया इस ड्यूरेशन में? टाइम लिया मान लो 10 सेकेंड। कितना लिया? 10 सेकेंड। तो फिर एक सेकेंड में कितना प्रोडक्ट बन रहा था? तो 10 सेकेंड में अगर 500 प्रोडक्ट बना है तो एक सेकेंड यानी रेट ऑफ टाइम यानी पर यूनिट टाइम में कितना बन रहा है, अगर इसकी बात करें, मतलब एक सेकेंड में कितना बन रहा है इसकी बात करें, तो इसके लिए हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो जब हम चेंज इन प्रोडक्ट को चेंज इन टाइम से डिवाइड करेंगे, 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी 50 प्रोडक्ट पर सेकेंड बन रहा था। कितना? 50 प्रोडक्ट पर सेकेंड। और ये इसका रेट ऑफ प्रोसेस या रेट ऑफ केमिकल या फिजिकल प्रोसेस कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? कंफ्यूजन क्या? तो रेट अगर निकालना रहेगा तो डेल पी है, ये चेंज बता रहा है, ये कितना प्रोडक्ट में चेंजेज आ रहा है, और ये डेल टी है मतलब टाइम कितना लिया है इस चीज को। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को यानी उसके स्पीड को चेंज किया जा सकता है। मान लो एक केमिकल रिएक्शन है और उसके लिए हमने एक एंजाइम लगाया है, वो एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को
हर सेकंड में 10 प्रोडक्ट या फिर मान लो 100 प्रोडक्ट भी आया था ना, 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने का स्पीड बढ़ेगा, हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग तो ये भी पढ़े हैं कि इंजाइम जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के बाद डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो मान लो कोई इंजाइम है, मान लो कि वो 30 डिग्री सेल्सियस पे, कितना पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, अगर उसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा करके 40 कर दें तो जितना स्पीड से वो पहले काम कर रहा था उसका डबल स्पीड से, यानी अगर वो 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बना रहा था तो 200 बनाने लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये समझिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट द रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इन आइदर डायरेक्शन। कैटलाइज रिएक्शन प्रोसीड रेट्स वास्टली हाई। देखिए यहां पे जो बात किया कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से ये स्पीड इसका डबल हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये वैसा केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है जिसमें कोई एंजाइम वगैरह का मदद नहीं लिया गया। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, ठीक है, डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है हर एक 10 डिग्री सेल्सियस घटाने या बढ़ाने से आइदर डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एंजाइम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो काफी तेजी से इसका स्पीड बढ़ जाता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है। हमारे ब्लड में ये होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही ट्रांसफर होता है। उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। अगर बिना एंजाइम का, कोई एंजाइम का मदद ना ले और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में घुलने दे और कार्बोनिक एसिड बनाने दे तो इसका स्पीड कितना होगा पता है, 200 मॉलिक्यूल्स इन एन आवर। एक घंटे में 200 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल घुलेगा एक घंटे में पानी में। आ रहा समझ में? लेकिन जब इसके लिए हम लोग एक एंजाइम यूज कर देते हैं, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो हम लोगों के सेल में होता है। कहां पे होता है? सेल में होता है। और ये एंजाइम के मदद से 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड डिसॉल्व होने लगता है। एक सेकंड में कितना मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने लगता है? 6 लाख। और इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन कितना टाइम बढ़ा दिया। अगर हम इसकी बात करें, कोई एंजाइम लगाने से केमिकल रिएक्शन का स्पीड कितना गुना बढ़ गया, तो अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। समझ में आ रहा है? एक एंजाइम देने से केमिकल रिएक्शन का स्पीड लगभग 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गया। समझ पा रहे हैं? तो एक ये डेटा याद रखना है। और यहां पे ये भी याद रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। इससे ज्यादा कोई केमिकल रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ा पाता, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ता है केमिकल रिएक्शन पे। तो टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा, effect of temperature on chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, तो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसके स्पीड को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन का स्पीड है, रेट है, वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अ जनरल थंब रूल या रूल ऑफ थंब, अ जनरल रूल ऑफ thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree Celsius change in
आइदर डायरेक्शन। यानी सिंपली अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन का अगर हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा, और अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होगा, रेट होगा, वो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। लेकिन अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम को यूज कर देते हैं, बायो कैटलिस्ट को यूज कर देते हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड है ना, वो ड्रामेटिकली चेंज कर जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड डबल होता है, अगर हम एंजाइम यूज कर दें तो उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड कई लाख टाइम्स बढ़ सकता है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल हमारे बुक में दिया है और जो हम लोगों को याद रखना है। यहां पे एक रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। अगर ये फेनोमेना कहां हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर के मूव करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होता है हमारे ब्लड में तो 50% तो वाटर ही है, तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। या फिर हमारे टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल बना रहा है वो तो लिक्विड में ही ना डिसॉल्व होकर के है, गैसेस फॉर्म में तो है नहीं, डिसॉल्व होकर के ही है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व हो और बिना एंजाइम का, बिना कोई एंजाइम का अगर डिसॉल्व हो तो 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर में डिसॉल्व होगा। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसको टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा effect of enzymes on chemical reaction, कि कोई एंजाइम का केमिकल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, सबसे पहले उसी को लेते हैं। अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ, किसके साथ? H2O के साथ। क्यों कॉल कर नहीं? तो चलिए देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से और ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। बिना एंजाइम के मदद से, कोई एंजाइम का हेल्प यहां पे नहीं लिया गया है, तब इसका जो रेट होता है, रेट वो होता है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, पर आवर। मतलब 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनता है कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, कितना बनता है? 200 मॉलिक्यूल्स 1 घंटे में। लेकिन अगर हम यहां पे एक एंजाइम यूज कर दें, CO2 प्लस H2O, और एक एंजाइम यूज कर दे रहे हैं, जो एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व होने में भी मदद करता है, उससे टूट करके अलग होने में भी मदद करता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोक्सी, सॉरी, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज जो हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है, और इसके कारण जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, कार्बोनिक एसिड, इसका स्पीड कितना हो जाता है? इसका जो रेट है वो हो जाता है 6 लाख मॉलिक्यूल्स
पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देता है इस एंजाइम के मदद से। समझ पा रहे हैं? तो अगर हम यहां देखें तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है वो एंजाइम्स काफी ज्यादा चेंज कर देता है, काफी ज्यादा चेंज कर देता है। एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है। कितने टाइम्स बढ़ा देता है? 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये रेट अगर देखें तो यहां पे रेट जो है वो 10 मिलियंस टाइम इंक्रीज कर दिया है, 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया रेट को। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। क्लियर है यहां तक? या लिख लिया ना? चलिए, अब यहां पे हम लोग ये देखने वाले हैं, पहले तुम लोगों को थोड़ा बता देना, ध्यान सुनना, कि हर एंजाइम एक जैसा केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। समझ पा रहे हैं? मतलब हर एक एंजाइम एक जैसा एक तरीके से वर्क करेगा ऐसा नहीं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एंजाइम क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, उसमें बहुत ज्यादा स्टेप नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोडक्ट टूट करके प्रोडक्ट बनता है सबस्ट्रेट से, तो स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप में टूटता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए जो एनसीईआरटी में दिया है कि हमारे सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में तो वो पायरुविक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? और ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में 10 स्टेप हैं और हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम है। तो 10 अलग अलग तरह का एंजाइम अलग अलग स्टेप में काम करके ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। समझ पा रहे हैं? और एक ही रिएक्टेंट ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ह्यूमन के मसल सेल में, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है और इसी रिएक्टेंट को यूज करके अल्कोहल बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एंजाइम एक ही रिएक्टेंट यानी एक ही सबस्ट्रेट से अलग अलग प्रोडक्ट भी बनवा सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट भी बनवा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सबस्ट्रेट यूज हो रहा है तो अगर हम लोग ग्लूकोज यूज करें सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी। उससे अल्कोहल भी मिल सकता है प्रोडक्ट, उससे लैक्टिक एसिड भी मिल सकता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है। समझ पा रहे हैं? ये कंफ्यूजन? तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन पे एंजाइम वर्क कैसे करता है, एंजाइम उसको अफेक्ट कैसे करता है। अगर हम लोग नॉर्मली किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं इनऑर्गेनिक तरीके से, किससे? इनऑर्गेनिक तरीके से, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बहुत ज्यादा स्टेप नहीं होता है, 1-2 स्टेप में रिएक्शन फाइनल हो जाता है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है उसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच कई स्टेप्स होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के सेल में के अंदर जब ग्लूकोज जाता है, अब वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाने के बाद पायरुविक एसिड में टूटता है, इसी में सिर्फ 10 स्टेप और 10 स्टेप में ये केमिकल रिएक्शन पूरा होता है और हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम का जरूरत पड़ता है, हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम का जरूरत पड़ता है। तो टॉपिक लिखेंगे स्टेप्स इन केमिकल रिएक्शन। टॉपिक लिखेंगे स्टेप्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला नंबर में ये लिखेंगे इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन और
chemical reaction occurs outside the body complete in 2 to 3 steps normally. In living organism, chemical reaction completes in several steps with the help of different enzymes. तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो होता है या फिर केमिकल रिएक्शन जो आउटसाइड में होता है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है ना, ये 2 से 3 स्टेप में नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है वो कंप्लीट होने के लिए बहुत सारा स्टेप लेता है, बहुत लंबा प्रोसेस चलाता है और बहुत सारा एंजाइम का मदद भी लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि ये हम लोगों का सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का मान लो सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए, C6H12O6। ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर जब आएगा तो बन जाएगा पायरुवेट। क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट। क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, या फिर आप इसको पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसमें ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है और पायरुवेट में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज, अगर एक ग्लूकोज टूटता है, एक ग्लूकोज अगर टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। समझ पा रहे हैं, फार्मूला अगर देखो ग्लूकोज का तो C6 अगर हम लोग फार्मूला देखें ग्लूकोज का तो C6H12O6 और ये ग्लूकोज टूटने के लिए यूज होता है ऑक्सीजन और दे देता है 2C3H4O3 + 2H2। और इस प्रोसेस में 10 स्टेप्स है और 10 अलग अलग एंजाइम काम करता है। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाने में 10 अलग अलग स्टेप है। बुक में यहां लिखा हुआ है कि 10 डिफरेंट स्टेप्स है। यहां पे लिखा हुआ है 10 डिफरेंट एंजाइम्स भी काम करता है और 10 डिफरेंट स्टेप्स भी है इसके लिए। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस या फिर इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन there are 10 steps. Each step use different enzymes और हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स यूज होगा। तो ये 10 स्टेप में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है।
पहले तो ये याद रखना है, लिख लिए, चलिए लिख लिए यहां तक। अब क्या होता है कि सेल वॉल साइटोप्लाज्म के अंदर जो पायरुवेट है वो 3 कंडीशन में और टूट सकता है आगे। तो लिखिएगा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो है 3 तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पायरुविक एसिड से टूट करके लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। ये कहां पे होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होता है मसल्स में, जब O2 लेस रहता है, कम रहता है, और यही पायरुविक एसिड ईस्ट में जब O2 एब्सेंट नहीं होता है तो ये अल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। और यही पायरुविक एसिड से कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जब O2 प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो CO2 प्लस H2O बना देता है। तो यहां पे ये चीज देखना है कि पायरुविक एसिड के कारण या पायरुविक एसिड से अलग अलग प्रोडक्ट भी बन सकता है। डिफरेंट कंडीशन में एंजाइम डिफरेंट प्रोडक्ट भी दे सकता है सेम सबस्ट्रेट से। समझ पा रहे हैं? सेम सबस्ट्रेट से, ठीक है। और ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ये दोनों प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में ही ये दोनों प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस लिखिए। लास्ट सेंटेंस ये लिखना है कि इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, यानी डिफरेंट कंडीशन में एंजाइम डिफरेंट प्रोडक्ट भी दे सकता है। समझ पा रहे हैं यहां तक?